नमस्कार, मैं डॉक्टर बालकेश्वर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही। आज मैं एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए कैसर विलियम द्वितीय और मोरक्को संकट के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम कैसर विलियम द्वितीय और उसके बाद मोरक्को संकट की समस्या को बताया जाएगा। तो सबसे जो मुख्य बात है, अगर कैसर विलियम द्वितीय को समझना है तो मुझे यूरोप के मानचित्र को ज़रूर समझना पड़ेगा। बिना यूरोप के मानचित्र को समझे हम कैसर विलियम द्वितीय को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मोरक्को संकट को भी समझना है तब भी जो है उसमें यूरोप के मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। कैसर विलियम द्वितीय को समझना है उसमें भी यूरोप के मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस समय यूरोप का जो राजनीतिक मानचित्र है उसका ज्ञान होना सर्वप्रथम जरूरी है। तो इस संबंध में मैं आप सबको राष्ट्रीय स्कूल एटलस मैं लाया हूं समझाने के लिए। इसमें राष्ट्रीय स्कूल एटलस में हम देखें तो यूरोप आप देख रहे हैं, ये पूरा यूरोप का मानचित्र है। आप इधर देख रहे हैं कि स्वीडन है, नॉर्वे है, इधर जो है फिनलैंड है, इधर लाटविया है, इधर पोलैंड है, बेलारूस है, जर्मनी है, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, इधर जो है स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, और ये जो है बाल्कन प्रायद्वीप के देश हैं। इसमें जो है बोस्निया हुआ, हर्जगोविना हुआ, सर्बिया हुआ, बल्गेरिया हुआ, रोमानिया हुआ, बुडापेस्ट हुआ, ऐसे यूगोस्लाविया हुआ, ऐसे बहुत सारे देश हैं। और इधर विशाल साम्राज्य जो है रसिया का है। तो इस प्रकार से इस संबंध में इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यूरोप को अगर बिना समझे हम न तो कैसर विलियम द्वितीय को समझ सकते हैं और न ही मोरक्को संकट को समझ सकते हैं। मोरक्को आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये अफ्रीका में पड़ता है, यह अफ्रीका में पड़ता है। और यह आप देख रहे हैं जिब्राल्टर जलडबरू मध्य, एक प्रकार से यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरी तरह से नहीं जुड़ा है, समुद्री पार्ट है इसमें थोड़ा सा। तो जिब्राल्टर जलडबरू मध्य से एक दूसरे से दोनों महाद्वीप जुड़ते हैं। तो मोरक्को एक प्रकार का, इसके लिए जिब्राल्टर जलडबरू मध्य, भूमध्य सागर और लाल सागर, इसके अलावा जो है अटलांटिक महासागर, ये भूमध्य सागर है, इधर का एरिया अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है ये जो है जिब्राल्टर जलडबरू मध्य। और इसी के मुहाने पर जो है मोरक्को नामक देश है। तो इस पर जो है सबकी निगाहें यूरोप के प्रमुख देश जैसे फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, इंग्लैंड हुआ और जर्मनी हुआ, ऐसे प्रमुख देश जो ऑस्ट्रिया हुआ, रूस हुआ, ऐसे बहुत सारे देशों की निगाहें मोरक्को पर लगी हुई थी। मोरक्को मूलतः मुस्लिम बहुल राज्य है। तो वहाँ की समस्या जो है उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको जो है कैसर विलियम द्वितीय के संबंध में बताना चाहते हैं कि कैसर विलियम द्वितीय यूरोप के इतिहास में जो उसका मूलभूत योगदान है तो उसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसके पहले मैंने बिस्मार्क के बारे में चर्चा किया था। और बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका निभाई थी उसको जर्मनी के लोग भूल नहीं सकते हैं। और उसका प्रभाव जर्मनी में 1890 तक बना रहा। और इसी दौरान हम देखें तो कैसर विलियम द्वितीय 15 जून 1888 ईस्वी से लेकर के 9 नवंबर 1918 ईस्वी तक जर्मनी का सम्राट रहा। और देखें तो बिस्मार्क के समय मुख्य रूप से विलियम प्रथम
जर्मनी का सम्राट था, जिसके शासनकाल में वह जर्मनी का एकीकरण कर पाया था। इसके बाद उसका पुत्र फ्रेडरिक तृतीय जर्मनी का सम्राट बना था, लेकिन यह 99 दिन ही सत्ता पर रहा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाई। इसके बाद कैसर विलियम द्वितीय जो है जर्मनी का सम्राट बनता है, जो 1888 से लेकर के 1918 तक जो है हम देखें तो जर्मनी का सम्राट बना रहता है। तो इस प्रकार से जर्मनी के सम्राट के रूप में उसका जो योगदान है उसी पर मैं मूल आप सबको बताना चाहूँगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक यूरोप की महाशक्ति के रूप में बनाने का प्रयास किया, और जो जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है उसको एक स्वरूप देने का काम किया। उसके संबंध में मैंने आप सबको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं कैसर विलियम द्वितीय का जो योगदान है जर्मनी के लिए इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। तो हम देखें, कैसर विलियम द्वितीय के समय में भी जर्मनी का चांसलर कुछ समय तक, करीब 2 वर्षों तक बिस्मार्क रहा है, लेकिन बिस्मार्क का कैसर विलियम द्वितीय के साथ बनी नहीं, इसीलिए बिस्मार्क ने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद जो है वह जो है एक प्रकार से पूरी सत्ता और सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के हाथ में आ गई। और कैसर विलियम द्वितीय के संबंध में हम कह सकते हैं कि आज का जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है किंग जोंग की जो भूमिका आज दिखाई दे रही है, उसी प्रकार से जर्मनी में कैसर विलियम द्वितीय की भूमिका दिखाई देती है। तो हम आपको उसकी मुख्य रूप से विदेश नीति पर फोकस करना चाहेंगे कि उसकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, वह क्या करना चाहता था। तो पहला मैंने महत्वपूर्ण बिंदु है कि जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। आप सबको पता है कि बिस्मार्क जर्मनी को यूरोप की महाशक्ति के रूप में वह स्थापित करना चाहता था, और यह जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता था। और विश्व शक्ति बनाने का मतलब उसका इंग्लैंड से संघर्ष होता। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड औपनिवेशिक देश था और जर्मनी जो है महाद्वीपीय देश था। तो ऐसी स्थिति में वह जो है वह विश्व शक्ति के रूप में जर्मनी को देखना चाहता था। पहला महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, औपनिवेशिक विस्तार की नीति। वह चाहता था जैसे यूरोप के अन्य देश, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, ये सब देश औपनिवेशिक विस्तार की ओर ध्यान दे रहे थे। तो उसी प्रकार से, क्योंकि जर्मनी अभी तक औपनिवेशिक नीति को सही ढंग से पालन नहीं किया था, न ही औपनिवेशिक विस्तार कर पाया था, क्योंकि अभी जर्मनी का 1871 में एकीकरण का काम हुआ था। इसीलिए वह बिलेटेड, यानी इतिहासकार ये मानते हैं कि यह सबसे बाद में यूरोप का एक ऐसा देश होता है जो जर्मनी का औपनिवेशिक विस्तार करना चाहता है, जब पूरा एशिया अफ्रीका जो है यूरोप के देशों में बढ़ जाता है। यानी कि विलंब से शुरू करने वाला औपनिवेशिक विस्तार के रूप में जर्मनी को जाना जाता है। तीसरी प्रमुख बात है पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करने की नीति। आप सबको मैंने बताया था कि बिस्मार्क कहा करता था कि कुस्तुनतुनिया से आने वाली डाकों को मैं नहीं खोलता, यानी पूर्व की ओर वो ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि पूर्व की समस्या को वो समस्या मानता ही नहीं है। वो पूर्व में जो राष्ट्रीयता का जमावड़ा है उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देता है, जबकि इसका विदेश नीति का जो उद्देश्य था पूर्व की ओर ध्यान देना, यानी बाल्कन प्रायद्वीप की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना, और बाल्कन प्रायद्वीप की ओर से कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर आदि से होकर के अफ्रीका की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना, साथ ही साथ एशिया के देशों के साथ साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो यह इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ क्योंकि जल सेना इसकी सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि जल सेना सुदृढ़ न होने के कारण से उसका प्रमुख कारण था कि जर्मनी को जो है गर्म पानी का समुद्र पहले नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जल सेना इसकी मजबूत नहीं थी। तो इसलिए जल सेना को सुदृढ़ करने का काम किया, ताकि जो है औपनिवेशिक देश
इंग्लैंड को जो है वो चुनौती दे सके। तो ये प्रमुख उद्देश्य था इसका। इस संबंध में ये 4 प्रमुख उद्देश्यों को हम विभिन्न देशों के साथ उसने क्या नीतियों को अप्लाई किया, इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। 1894 ईस्वी तक इंग्लैंड से इसके अच्छे संबंध थे और यहाँ तक कि स्वयं कैसर विलियम द्वितीय प्रत्येक वर्ष इंग्लैंड की यात्रा करता था और एक प्रकार का अपना जो है उसे अपना घर मानता था। तो इस प्रकार का 1894 तक इसका वो था। इसके बाद जो है दोनों देशों में औपनिवेशिक विस्तार को लेकर के कटुता शुरू हुई और इंग्लैंड का जो दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक विस्तार हो रहा था, आप सभी लोगों को जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जिस दौर में इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार हो रहा था, वहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था और रंगभेद की नीति के तहत जो है वो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। तो उसी समय जो है ट्रांसवाल का जो राष्ट्रपति होता है क्रूगर, वह जो है ब्रिटिश प्रतिनिधि जेमसन को के आक्रमण को असफल कर देता है। यानी ब्रिटेन अपना जो विस्तार दक्षिण अफ्रीका में करना चाहता था, उस विस्तार को असफल करने का काम दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल का राष्ट्रपति क्रूगर करता है। तो ऐसी उपलब्धि पर जो है क्रूगर को ये तार द्वारा जो है संदेश भेजता है और कहता है कि हम आपको बधाई देते हैं। और इस बधाई के संबंध में ब्रिटेन का जो मॉर्निंग पोस्ट पत्र है वह लिखता है कि इंग्लैंड अपने भावी नीति के निर्धारण में विलियम द्वितीय के भेजे गए तार को नहीं भूलेगा। यानी कि विलियम द्वितीय और इंग्लैंड के बीच की में कटुता की शुरुआत जो है ट्रांसवाल में राष्ट्रपति क्रूगर के भेजे हुए तार से शुरू हो जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो कटुता शुरू होती है। आगे हम देखें तो बोअर युद्ध भी दक्षिण अफ्रीका में होता है जो 1899 से लेकर के 1902 तक चलता है और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच कटुता पैदा हुई। बोअर युद्ध को आप सब लोगों को मैंने बताया था कि बोअर युद्ध में ही महात्मा गांधी को बोअर पदक भी मिला हुआ था उसमें सफलता हासिल करने के लिए। इसी प्रकार से विलियम द्वितीय ने हम देखें तो लाल सागर, भूमध्य सागर की ओर, जिसको मैंने मानचित्र में अभी आप लोगों को बताया, वहाँ पर इंग्लैंड के प्रभाव को कम करना चाहता था। इसीलिए वह टर्की की यात्रा करता है और टर्की में दमिश्क में वह घोषणा करता है टर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय एवं विश्व के समस्त क्षेत्रों में बसे 30 करोड़ मुसलमानों को जर्मनी अपना मित्र एवं शुभचिंतक मानता है। इसलिए बर्लिन बगदाद रेलवे योजना की शुरुआत की। यानी कि टर्की के साथ एक प्रकार का मैत्रीपूर्ण संबंध वह कायम करना चाहता है और मुसलमानों को अपना मित्र मानता है ताकि यह इंग्लैंड को परास्त करने में सफल हो सकते हैं। ये सारी नीतियां जो है इंग्लैंड को कमज़ोर करने के लिए वह करता है। इसके साथ साथ देखें तो जर्मनी अपना प्रभाव फारस की खाड़ी में भी स्थापित करना चाहता है, इसलिए कि वह युद्ध बेड़े, जहाज, इसी उद्देश्य से विध्वंसक किश्तियाँ का निर्माण करता है। 1897 ईस्वी में रिस्टाग में प्रथम नेवी बिल को भी पास करवाता है और यही नहीं 1905 तक ड्रेडनॉट का भी निर्माण करवाता है। फलतः औपनिवेशिक विस्तार की दिशा में वह जो है इंग्लैंड को मात दे सके। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के संबंध कैसर विलियम द्वितीय बिगाड़ लेता है। जबकि एक बार इंग्लैंड में वह गया था, इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह जो है किंग जोंग जैसे नीति निर्धारक के रूप में अपने आप को दिखाता है, इसीलिए वह माना नहीं, जिसका प्रतिफल रहा कि वह जो है जर्मनी को युद्ध में भी ढकेल देता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है। इसके बाद हम देखें इसके संबंध जो फ्रांस के साथ होते, इस संबंध में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। और फ्रांस से ही जुड़ा हुआ मोरक्को संकट की समस्या है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो समस्या यहाँ पर क्या है
मैंने बताया था, मानचित्र में भी अभी बताया था कि मोरक्को कहाँ पड़ता है, और मोरक्को एक प्रकार से जिब्राल्टर जलडमरू मध्य का के पास का देश है, और जो यूरोप और अफ्रीका को एक प्रकार से जोड़ता है। तो ऐसी समस्या जो मोरक्को के प्रश्न पर खड़ी होती है, फ्रांस, क्योंकि फ्रांस वहाँ पर समीपवर्ती देश होने के कारण से अपना सीमा विस्तार करना चाहता है, और इसी को लेकर इससे कटुता आरंभ होती है। और 1902 में फ्रांस और मोरक्को के बीच एक समझौता होता है, और जिसमें फ्रांस के हितों को स्वीकार किया जाता है मोरक्को में, यानी मोरक्को में फ्रांस के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ मोरक्को जर्मनी को दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने के लिए वह प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। इसी उद्देश्य से 1905 ईस्वी में मोरक्को संकट की शुरुआत होती है। जर्मनी ने फ्रांस को कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए, यानी फ्रांस पर उसने दबाव डाला, किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए। और साथ ही साथ यह भी आदेश किया कि विदेश मंत्री जो दलकाजे है फ्रांस का, उसको हटा दे, लेकिन फ्रांस इसको माना नहीं। इसी के लिए जो है ऐसी स्थिति में 6 जनवरी 1906 को अल्जेसिरास सम्मेलन होता है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को, रूस, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि देशों ने भाग लिया। और 7 अप्रैल 1906 को लंबे वाद विवाद के बाद जो समझौता होता है मोरक्को समस्या को लेकर के, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, मोरक्को को स्वतंत्र देश मानते हुए सुल्तान की संप्रभुता को स्वीकार किया गया। सभी देशों ने सुल्तान की संप्रभुता को स्वीकारा और उसे एक स्वतंत्र देश माना। दूसरा, फ्रांस शांतिपूर्ण तरीकों से मोरक्को का में विस्तार कर सकता है, यह बात कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मोरक्को में अपना विस्तार कर सकता है। तीसरी प्रमुख बात थी, सभी देशों के आर्थिक हितों को मोरक्को में ध्यान रखा गया कि सभी देश, जो देश इसमें सम्मिलित हैं अल्जेसिराज समझौते के तहत, उसके सभी देशों के आर्थिक हितों को मोरक्को में ध्यान रखा जाएगा। फ्रांस एवं स्पेन की सम्मिलित पुलिस मोरक्को की शांति व्यवस्था को देखेगी। आप सभी लोग देख रहे होंगे, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों देशों को पुलिस और शांति व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ मोरक्को में अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने की बात कही गई। इस प्रकार से जर्मनी ने इस समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। और इस प्रकार से देखा जाए तो मोरक्को एक प्रकार का ऐसा समस्या बना जिसका समाधान 1906 में नहीं हो सका, यानी जो अल्जेसिरास समझौता हुआ उसमें इसका समाधान नहीं हो सका। और इसके बाद द्वितीय मोरक्को संकट 1908 में फिर शुरू होती है। इसको हल करने के लिए पंच न्यायालय की स्थापना होती है, और इस प्रकार से 8 फरवरी 1908 को अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन में मोरक्को की अखंडता को स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से यह द्वितीय मोरक्को संकट की शुरुआत होती है। 1911 में तीसरी बार वहाँ की संकट शुरू होती है, जिसका समझौता 4 नवंबर 1911 को होता है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच एक प्रकार का यह जो संधि होता है, इस संधि के तहत मोरक्को की समस्या का समाधान होता है। मोरक्को एक प्रकार से जो है फ्रांस और इंग्लैंड का इस समस्या ने मित्र बना देता है, यानी जर्मनी के साथ जो फ्रांस की कटुता शुरू होती है वह मोरक्को संकट के कारण से वह फ्रांस का मित्र बन जाता है, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड अक्सर शुरू से, यानी नेपोलियन के समय से ही देख लिया जाए, क्योंकि औपनिवेशिक विस्तार के कारण से तो हमेशा दुश्मन के रूप में रहे हैं। लेकिन मोरक्को संकट ने जो है दोनों देशों को पास ला देता है, और इस प्रकार से जो है मोरक्को की समस्या का समाधान होता है। आगे हम देखें तो तीसरा और प्रमुख जो है रूस के साथ इसका कैसर विलियम द्वितीय का क्या संबंध होता है, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि बिस्मार्क रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है, और किया भी। क्यों? क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है, जर्मनी उसके मुकाबले में बहुत छोटा देश है, इसलिए वह अब उससे खतरा बोल नहीं लेना चाहता था। और यही नीति जो है हमसे देखें
तो रूस के साथ कैसर विलियम द्वितीय भी शुरू करता है, लेकिन ऑस्ट्रिया और टर्की के प्रगाढ़ता के कारण से रूस और जर्मनी में खटास उत्पन्न हो जाती है। ऑस्ट्रिया और टर्की के माध्यम से रूस जो है अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचना चाहता है, एशिया में पहुंचना चाहता है। तो इसीलिए जो है इसको लेकर के एक प्रकार से कटुता उत्पन्न होती है। रूस ने फ्रांस से मित्रता बढ़ा ली, फलतः यूरोप में गुटों का निर्माण शुरू हुआ और इसी के कारण से हम देखें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, टर्की, बल्गेरिया एक गुट बनाते हैं, दूसरी ओर इंग्लैंड, रूस और फ्रांस जैसे बड़े राष्ट्र मिलकर के गुट बनाते हैं, जिसको मित्र राष्ट्र भी कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो है ऐसी स्थिति में यूरोप में गुटों का निर्माण होता है और ऐसी स्थिति में जब गुटों का निर्माण होता है तो कैसर विलियम द्वितीय घबरा जाता है और रूस के जार निकोलस को से वह पत्र व्यवहार करता है और पत्र व्यवहार पर उचित समाधान न मिलने के कारण से हम देखें तो रूस से यह एक प्रकार से मुसीबत मोल ले लेता है, क्योंकि रूस बड़ा देश है और उससे मुसीबत ले लेना आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इसी ध्रुवीकरण के कारण से शुरू होती है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कैसर विलियम द्वितीय के ऑस्ट्रिया के साथ संबंध। आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने बिस्मार्क के बारे में भी बताया था और बिस्मार्क भी ऑस्ट्रिया के साथ पारंपरिक दृष्टि से अपना पुरखे पुरजों का देश मानता था, इस प्रकार से उससे बेहतर संबंध बनाए रखा। और 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जगोविना पर अधिकार कर लेता है। समस्या कहाँ से शुरू होती है? बोस्निया और हर्जगोविना जो बाल्कन प्रायद्वीप के देश हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के देश पर अटैक करता है और अटैक करके 1908 ईस्वी में अधिकार कर लेता है और सर्बिया इसे का विरोध करता है, क्योंकि सर्बिया उससे प्रभावित होता है और सर्बिया इसका विरोध करता है और इसके लिए वह रूस से सहायता मांगता है। ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावना प्रबल हो जाती है और यही समय था जब हम देखें 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सर्बिया के सराजेवो की यात्रा पर गए थे। सराजेवो में उसकी पत्नी और फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया अल्टीमेटम देता है कि सर्बिया शत्रुतापूर्ण नीति अपनाए हुए है और शत्रुतापूर्ण नीति अपनाने के कारण से 48 घंटे में उस पर उचित कार्रवाई करे, नहीं तो युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सर्बिया का साथ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस देता है और जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ टर्की, जर्मनी, बल्गेरिया देता है और जिसके कारण से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और प्रथम विश्व युद्ध में आप सभी लोग जानते हैं कि एक तरफ मित्र राष्ट्रों की सेना होती है, दूसरे तरफ ध्रुवीय राष्ट्रों की सेना होती है। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है जो 1914 से शुरू होता है और 1918 तक जो है चलता है और 1919 में पेरिस पीस सेटलमेंट के तहत समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर के कैसर विलियम द्वितीय का जो जर्मनी में भूमिका रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी या उसकी विदेश नीति की जो प्रमुख बातें रही है, उससे साफ झलकता है कि कैसर विलियम द्वितीय की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण से जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जिसमें पराजित भी होता है और उसको काफ़ी नुकसान का सामना पड़ता है। यह युद्ध राष्ट्रीयता के प्रश्न पर आरंभ हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या थी? बाल्कन प्रायद्वीप की। बाल्कन प्रायद्वीप में छोटे छोटे देशों में राष्ट्रीयता के प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें बोस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया, यूगोस्लाविया, थ्रेस बहुत सारे देश, जिसमें जो है
समस्या पैदा हो गई थी और उस समस्या का समाधान ढूंढ पाना संभव नहीं था। और माना कि इसी ध्रुवीकरण के कारण से और कैसर विलियम द्वितीय की गलत नीतियों के कारण से जर्मनी युद्ध में सम्मिलित होता है और जिसमें जो है ध्रुवीय राष्ट्र पराजित होते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध में के बाद हम देखें तो कैसर विलियम द्वितीय की गलत नीतियों के कारण से जर्मनी को पेरिस पीस सेटलमेंट के तहत जो है वर्साई की संधि करनी पड़ती है, जो बहुत ही अपमानजनक संधि होती है। और उसी का प्रतिफल रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं उसी अपमान का बदला हिटलर ने लिया था, जिसके नाजीवाद का उदय हुआ था, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो एक प्रकार से कैसर विलियम द्वितीय की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण से जर्मनी की जो राष्ट्रीयता को ठेस पहुंचा था उसका भरपाई जर्मनी को कर पाना संभव नहीं था। साथ ही साथ हम देखें तो जर्मनी को एक और चीज का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 9 नवंबर 1918 के बाद जर्मनी में जो सम्राट का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से मैंने आप सबको आज जो है कैसर विलियम द्वितीय और इसके साथ साथ जो है मोरक्को संकट के संबंध में बताने का प्रयास किया और इसको हम समझ करके विश्व में यूरोप की क्या भूमिका रही है और यूरोप में जर्मनी की क्या भूमिका रही है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कैसर विलियम द्वितीय को बिना समझे यूरोप की राजनीति को समझना मुश्किल है। इसलिए जो है कैसर विलियम द्वितीय की अदूरदर्शितापूर्ण नीति जर्मनी के पतन का कारण बनती है। जय हिंद, जय भारत।